नमस्कार, सिमरला क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम धारा 31 को कंटिन्यू करते हुए लास्ट जो क्लास थी अपने 31 था, आज 31 को हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और ताकि समय पर आपको अपडेट्स मिलते रहें। चलिए करते हैं शुरुआत। 31 दंडादेशों के क्रमवर्ती होने की दशा में। दंडादेशों का क्रमवर्ती का मतलब क्या है? क्रमवर्ती जैसे जैसे मैंने पहले बताया था कि मान लो पहले 1 माह की सजा कंप्लीट होती है, उसके बाद फिर मान लो 6 महीने की कोई सजा है तो वो कंप्लीट होती है, फिर 1 वर्ष की कोई सजा है तो वो कंप्लीट होती है, 2 वर्ष का कोई दंडादेश दिया गया तो वो कंप्लीट होता है। यानी एक ही विचारण में एक से ज्यादा अपराधों के लिए अगर किसी व्यक्ति को दंडाधीश किया गया है और वो दंड कैसे भुगते जाएंगे? वो क्रमवर्ती भुगते जाएंगे। यानी पहले एक दंड पूरा होगा, फिर ये दूसरी सजा पूरी होगी, फिर तीसरी और फिर चौथी, ऐसे वन बाई वन क्या होगा? दंडादेश भुगता जाएगा। एक तो तरीका होता है ये। एक तरीका होता है कि सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी, सभी सजाएं साथ साथ चलेगी। इसका मतलब क्या है कि सारे दंड एक साथ चलेंगे, यानी 2 वर्ष के टाइम पीरियड में सारे दंड खत्म हो जाएंगे। जैसे ही 2 वर्ष का पहला महीना कंप्लीट होगा तो इसके तो 5 महीने बच गए 6 महीने वाले के, ये 1 वर्ष वाले इसके 11 महीने शेष रह गए, 2 वर्ष वाले इसके 1 माह है, 1 वर्ष 11 माह शेष रह गए। यानी एक एक महीना सभी का खत्म हो जाएगा एक साथ ही। ऐसे ही एक एक दिन जो जेल में व्यतीत किया जाएगा वो एक एक दिन जो दंडादेश दिया गया उसमें से कम होता जाएगा। तो यानी 2 वर्ष के अंदर ये सारी सजाएं क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। लेकिन अगर इसको क्रमवर्ती कर दे, वन बाय वन कर दे इसको, तो फिर कितना टाइम लगेगा इसको सजा पूरी होने में? पहले 1 महीने का एक सजा कंप्लीट होगी, फिर उसके बाद नए सिरे से 6 महीने की सजा भुगती जाएगी, फिर 6 महीने कंप्लीट हो गए, फिर ये खत्म हो जाएगी, फिर 1 वर्ष सजा होगी, फिर ये 2 वर्ष वाली कंप्लीट होगी। तो यानी 2 और 3 6 3 वर्ष 7 माह में जाकर के ये क्या होगी? कंप्लीट होगी सजा, अगर वन बाई वन हो तो। कितने में? 3 वर्ष 7 माह में। अगर सजाएं एक साथ हो तो कितने में हो जाएगी? 2 वर्ष में सारी सजाएं एक साथ ही कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि सजा है वो एक साथ ही शुरू हो जाती है। जिस दिन से जेल में उसे भेज दिया जाता है, वारंट जारी कर दिया तो सजा का, उसी दिन से सजा की काउंटिंग शुरू हो जाती है। तो 2 साल में सारी सजाएं एक साथ हो जाएगी। अगर ये कहता है कि दंडादेशों के क्रमवर्ती होने की दशा में जहां इस प्रकार का दंड है कि पहले ये, इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये वाला दंड भुगता जाएगा, तो वहां केवल इस कारण से कि संकलित दंड यानी टोटल जो दंड है वो कितना हो रहा है? 3 वर्ष 7 माह है, उस दंड से अधिक है जिस दंड को देने के लिए न्यायालय सक्षम है। मान लो जेएम फर्स्ट अगर ऐसी सजा सुनाता है, 3 वर्ष 7 माह का ऐसा दंड देता है, तो फिर वो वहां ये नहीं कह सकते कि भाई जेएम फर्स्ट है वो 3 वर्ष तक ही सजा दे सकता है, 3 वर्ष 7 माह का दंडादेश नहीं दे सकता। इसलिए मात्र इस कारण से कि संकलित दंड कितना हो रहा है, उस दंड से ज्यादा हो रहा है जितना ये मजिस्ट्रेट दे सकता है, तो वो उच्चतर न्यायालय को, यानी उच्चतर न्यायालय का मतलब है इस, जिस न्यायालय ने ऐसा दंडादेश दिया है उससे ऊपर का कोर्ट कौन सा है उसके पास भेजने के लिए, विचारण के लिए भेजे, ये जरूरी नहीं है। मान लो जेएम फर्स्ट है, अगर ये 3 वर्ष 7 माह वाला है तो वो इसलिए थोड़ी भेज दिया भाई टोटल जो योग है वो इतना हो गया 3 वर्ष 7 माह, और मुझे पावर 3 वर्ष की है इसलिए मैं किसको भेज दूं? ऊपर एसीजेएम को भेज दूं मामला, या सीजेएम को भेज दूं। इसको भेजने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सक्षम है ऐसा दंडादेश देने में। संकलित दंड ज्यादा हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे 3 वर्ष की जगह अगर 6 वर्ष की हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग अपराधों में हो, किसी एक अपराध में नहीं दे सकता ये अपने इस दंड से ज्यादा, अलग अलग अपराधों में दंड दे रहा है तो वहां अगर इस दंड से ज्यादा हो जाता है, जितनी इसको पावर है उस सजा से ज्यादा हो जाती है, तब भी उसे उच्चतर न्यायालय को यानी ऊपर के न्यायालय को भेजने के लिए, विचारण के लिए भेजना जरूरी नहीं होता है धारा 31(2) के अनुसार। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि ऊपर के कोर्ट में भेजे, ये खुद ही विचारण कर लेगा इसका। बात क्लियर है? कोई डाउट है तो बोलो, यहाँ फटाफट बोलो। परंतु इसका एक प्रोविजो है। हाँ क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। परंतु क्या कहता है कि किसी भी दशा में ऐसा व्यक्ति 14 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास के लिए दंडादेश नहीं किया जाएगा। लेकिन ऐसा दंडादेश तो दिया जा सकता है, लेकिन किसी भी दशा में ऐसा दंडादेश कितना नहीं हो सकता? 14 वर्ष से ज्यादा नहीं हो सकता। 14 वर्ष से
अधिक का दंडादेश नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब 14 वर्ष तक का तो दंडादेश दे सकते हैं। संकलित दंड का अगर टोटल 14 वर्ष हो रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, दे सकते हैं। लेकिन 14 वर्ष से अधिक का दंडादेश किसी भी दशा में नहीं दिया जाएगा। ठीक है। दूसरा, संकलित दंड उस दंड की मात्रा के दुगने से अधिक न होगा जिसे एक अपराध के लिए देने के लिए वह न्यायालय सक्षम है। अगर संकलित दंड ऐसा है जिसमें एक अपराध के लिए वो न्यायालय देने में सक्षम है, उससे दुगना नहीं होगा। मान लो किसी अपराध की सजा सुन रहा है, ये किसी अपराध का विचारण चल रहा है और उसमें 3 वर्ष सजा दे सकता है, तो अब संकलित दंड इतना नहीं होगा कि वो 6 वर्ष से ज्यादा हो जाए। यानी जितना मजिस्ट्रेट कोई एक अपराध उनमें से जो विचारण कर रहा है उनमें से कोई अधिकतम जो दंडादेश वाला है ना, उसके डबल से ज्यादा ये दंडादेश नहीं देगा। यानी अगर अधिकतम 3 वर्ष का है कोई अपराध तो वो 6 वर्ष से ज्यादा का दंडादेश नहीं दे सकता। हालांकि यह लिखा 14 वर्ष से अधिक का संकलित दंड हो रहा है तो, लेकिन ये कहता है कि अगर किसी अपराध में अधिकतम एक दंड के लिए अगर 3 वर्ष का प्रावधान है तो उससे दुगने का नहीं होगा, 6 वर्ष का उसके साथ दंडादेश नहीं दिया जाएगा। संकलित दंड उस दंड की मात्रा के दुगने से अधिक न होगा जिसे एक अपराध के लिए देने के लिए वह न्यायालय सक्षम है। तीसरा, 31(3) क्या कहता है, ये परंतु को गया, यहां लिख देता हूं, संकलित दंड दुगने से ज्यादा नहीं होगा। संकलित दंड दुगने से ज्यादा नहीं होगा जहां वो अपराध देने, जहां उस अपराध के लिए वो देने में सक्षम है दंडादेश। 31(3) क्या कहता है, 31(3) ये कहता है कि किसी निर्दोष व्यक्ति द्वारा अपील के प्रयोजन के लिए उन क्रमवर्ती दंडादेशों का योग जो इस धारा के अधीन उसके विरुद्ध दिए गए हैं एक दंडादेश समझा जाएगा। क्या समझा जाएगा? अगर कोई अपील करनी है, अगर कोई अपील करनी है, अपील के प्रयोजन के लिए लिखा है यहाँ पे, मान लो कोई व्यक्ति किसी को सजा सुना देगा न्यायालय, तो अपील तो करेगा ना, पर ये मामले है या ये मामले कोई भी हो, सब में अपील तो करेगा ही। तो ये कहता है कि अपील के लिए प्रयोजन के लिए, अपील के प्रयोजन के लिए, निर्दोष व्यक्ति का मतलब जिसको सजा सुनाई गई है वो वाला व्यक्ति, किसी निर्दोष व्यक्ति द्वारा अपील के प्रयोजन के लिए उन क्रमवर्ती दंडादेशों का योग जो इस धारा के अधीन उसके विरुद्ध दिए गए हैं एक दंडादेश समझा जाएगा। ठीक है, इसको क्या माना जाएगा? एक ही दंडादेश माना जाएगा और एक ही दंडादेश के विरुद्ध एक ही अपील दायर की जाएगी। ये नहीं है कि इस 1 माह वाले दंड के लिए अलग से अपील दायर करें, 6 माह वाले के लिए अलग से अपील दायर करें, 1 वर्ष वाले के लिए अपील अलग से करें, 2 वर्ष वाले के लिए अलग से करें। ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। ये जितने भी संकलित दंड है उन सब की क्या हो जाएगी, एक साथ ही अपील हो जाएगी। इसको ऐसे माना जाएगा मानो एक ही दंडादेश दिया गया है, मानो ऐसा माना जाएगा, मानो एक ही दंडादेश, जैसे मान लो किसी को 6 वर्ष की सजा सुना दे तो उसके विरुद्ध अपील करते हैं, वैसे ही इन सभी के लिए एक ही प्रयोजन, एक ही अपील का मानते हुए से एक दंडादेश मान करके इसकी आगे अपील की जा सकती है। ठीक है, अलग अलग दंडादेश नहीं मानेंगे इसको, एक ही दंडादेश मान करके उसके वैसी अपील की जाएगी जैसे मान लो एक दंडादेश की अपील की जाती है। धारा 31(3), कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत? बढ़े आगे। अब देखो धारा 32। अब 32 में और इनमें ये कोई खास नहीं है, आपके पर्पज की नहीं है ज्यादा, फिर भी मैं आपको वर्बली बोल के बता देता हूँ। धारा 32 कहती है शक्तियां प्रदान करने का ढंग। धारा 32 कहती है शक्तियां प्रदान करने का ढंग, यानी शक्तियां है वो किस तरीके से प्रदान की जाएगी, किस तरीके से दी जाएगी। शक्तियां प्रदान करने का ढंग, तरीका क्या होगा, कैसे शक्तियां दी जाएगी। तो कहता है कि इस संहिता के अधीन शक्तियां जो भी है वो कैसे प्रदान की जाएगी। अगर हाईकोर्ट, यथा स्थिति जैसी स्थिति है, यथा स्थिति का मतलब जैसी भी स्थिति हो, यथा स्थिति अगर हाईकोर्ट या राज्य सरकार, यथा स्थिति हाईकोर्ट या राज्य सरकार व्यक्तियों को विशेषतया नाम से या उनके पद के आधार पर अथवा पदधारियों के वर्गों को साधारणतः उनके पद या अभिधानों से आदेश द्वारा सशक्त कर सकती है। ऐसी जो शक्तियां दी जाएगी वो या तो इनके पद नाम के आधार पर दी जाएगी, इसके आधार पर, पद नाम के आधार पर इनको शक्तियां दी जाएगी, या विशेषतया नाम से, या जैसे ये कह दे कि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग को ये पावर है,
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग को इतनी पावर है, पद नाम से दे देना, उसके पद नाम से दे दी भी इसका पद है तो इसको इतनी पावर है। अगर सेशन जज है तो सेशन जज को इतने पावर है, इनके पद नाम से दी जा सकती है ऐसी पावर। न्यायालय या राज्य सरकार व्यक्तियों को विशेष या नाम से या तो पर्टिकुलर ऐसे नाम से दे देगा कि भाई ये फला व्यक्ति, जैसे मान लो अरुण कुमार है, अरुण कुमार RJS 3 वर्ष तक की RJS जेएम फर्स्ट 3 वर्ष तक की सजा का दंडादेश या 3 वर्ष तक का दंडादेश दे सकता है, या ये लिख देगा कि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग 3 वर्ष तक का दंडादेश दे सकता है और 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है। तो ऐसे इनके पद नाम से या विशेषता नाम के आधार पर इनको दी जाएगी, अथोराइज कर सकता है। 32(2) कहता है कि ऐसा प्रत्येक आदेश उस तारीख से प्रभावी होगा जिस तारीख को वैसे सशक्त किए गए व्यक्ति को संसूचित किया जाता है। ऐसा आदेश जो पावर्स वाला है वो कब से प्रभावी होगा, तो उस तारीख से प्रभावी होगा जिस तारीख को ऐसे व्यक्ति को जिसको ऐसी पावर सौंपी गई है, दी गई है, उसको संसूचित किया जाता है, यानी उसको सूचना दे दी जाती है, उस दिन से क्या हो जाएगा, वो आदेश प्रभावी हो जाएगा। धारा 33 ये कहती है, देखो इसमें लिखा है उनके पदीय अभिधानों से, पर्सन स्पेशली बाय नेम और इन ए वर्च्यू ऑफ देयर ऑफिसेज और क्लासेज ऑफ ऑफिशियल जनरली बाय देयर ऑफिशियल टाइटल्स। टाइटल्स का मतलब पद नाम, टाइटल्स का मतलब ये पद या अभिधान का मतलब भी वो ये पद नाम की बात करते हैं अपन, जैसे न्यायिक मजिस्ट्रेट फर्स्ट, सेशन जज, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ये क्या है, इनके सब के सब पदीय नाम या पदीय अभिधान है। ठीक है, पदीय अभिधानों से आदेश द्वारा सशक्त कर सकती है, ऐसे आदेश के द्वारा इनको दे सकती है, चाहे नाम हो और चाहे उनके व्यक्तिगत नाम से हो, चाहे उनके पद नाम से हो, बस उनको सूचना दी जाएगी। जिस दिन सूचना दे देगी उस दिन से आदेश प्रभावी हो जाएगा। धारा 33 नियुक्त अधिकारियों की शक्तियां, ऐसे जो अधिकारी नियुक्त कर दिए जाते हैं उनको उनको शक्तियां। धारा 33 ऐसे नियुक्त अधिकारियों की शक्तियां, जिनको ऐसे नियुक्त कर दिया जाता है उनकी पावर क्या है, नियुक्त अधिकारियों की शक्तियां। नियुक्त अधिकारियों की शक्तियां, सरकार की सेवा में पद धारण करने वाला ऐसा व्यक्ति जिसमें उच्च न्यायालय या राज्य सरकार द्वारा इस संहिता की जिन कोई शक्तियां किसी समय स्थानीय क्षेत्र के लिए निहित की गई है। भी सरकार की सेवा में अपन ने देखा कि कुछ व्यक्तियों को सरकार क्या करती है, अपॉइंट करती है, तो सरकार की सेवा में अगर कोई व्यक्ति है और उसको कोई पद धारण करवाया गया है, कोई पद दिया गया है, सरकार की सेवा में पद धारण करने वाला ऐसा व्यक्ति जिसमें उच्च न्यायालय या राज्य सरकार द्वारा इस संहिता के अधीन कोई शक्तियां किसी समय स्थानीय क्षेत्र के लिए नियुक्त की गई है। मान लो जैसे अपन ने देखा कि जेएम को क्या बना दिया, उपखंड क्षेत्र के लिए उपखंड मजिस्ट्रेट बना दिया, उपखंड मजिस्ट्रेट बना सकता है, हाईकोर्ट या राज्य सरकार जैसी स्थितियों बना सकती है। तो यह कहता है कि अगर ऐसे व्यक्तियों को जो राज्य सरकार की सेवा में कोई पद धारण कर रहे हैं, हाईकोर्ट या राज्य सरकार अगर उनको किसी क्षेत्र विशेष के लिए कोई नियुक्त किया जाता है तो उनकी शक्तियां उसमें निहित की गई है। जब कभी उसी प्रकार के समान या उच्चतर पद पर उसी राज्य सरकार के अधीन वैसे स्थानीय क्षेत्र के अंदर नियुक्त किया जाता है, तब वह जब तक यथास्थिति उच्च न्यायालय राज्य सरकार अन्यथा निर्देश न दे या न दे चुकी हो, उस स्थानीय क्षेत्र में जिसमें वह ऐसे नियुक्त किया गया है उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करेगा। अगर एक बार किसी अधिकारी को ऐसे क्षेत्र में कोई नियुक्त कर दिया जाता है तो वह अपने क्षेत्र में उसको जो शक्तियां दी गई है वो शक्तियां वो क्या करेगा, यूज करेगा। भविष्य में अगर फिर कभी उसको उसी क्षेत्र में नियुक्त कर दिया जाता है किसी उच्चतर पद के लिए, तो वह वही शक्तियां यूज करेगा जो उसे पहले दी गई है। अगर अन्यथा कोई आदेश द्वारा उसको कोई अन्य शक्तियां प्रदान नहीं की जाती है तो तब तक वह वही शक्तियां यूज करेगा जो उसको पहले के आदेश के द्वारा ऐसी शक्तियां राज्य सरकार या हाईकोर्ट के द्वारा दी गई है।
धारा 34 शक्तियों को वापस लेना। सेक्शन 34 कहता है कि अगर ऐसी कोई शक्तियां दी जाती है इन अधिकारियों को, तो ये शक्तियां क्या वापस ली जा सकती है क्या? तो शक्तियों को वापस लेना, विड्रॉल करना पावर्स का, शक्तियों को वापस लेना। धारा 34 कहता है कि जैसे यथास्थिति हाईकोर्ट या राज्य सरकार उन सब व्यक्तियों को या उनमें से किसी को वापस ले सकती है जो उसने या उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी ने किसी व्यक्ति को संहिता के अधीन प्रदान की है। यानी जैसी भी स्थिति है, हाईकोर्ट हो और चाहे राज्य सरकार हो, अगर उन्होंने किसी व्यक्ति को या किसी के अधीन व्यक्ति को कोई पावर दी है, तो वो जब चाहे ऐसी शक्तियां क्या कर सकते हैं, वापस भी ले सकते हैं। मान लो ये वाली पावर दी है या उसके अधीनस्थ किसी व्यक्ति को ऐसी पावर देने के लिए कहा गया है, तो वो ऐसी शक्तियां वापस ले सकता है जो उन्होंने प्रदान उसे की है या उसे दी है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदत्त किन्हीं शक्तियों को उस मजिस्ट्रेट द्वारा वापस लिया जा सकता है जिसके द्वारा वे शक्तियां प्रदान की गई है। भाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीजीएम या डीएम, जिला मजिस्ट्रेट, इनको अगर कोई शक्तियां प्रदान करने वाला है, इनको अगर कोई शक्तियां प्रदान की गई है, तो उस मजिस्ट्रेट के द्वारा वापस लिया जा सकता है जिसने इनको शक्तियां दी है। जिसने इनको शक्तियां दी, मान लो सेशन जज होता है, सेशन जज होता है, सेशन जज ने इनको पावर्स दी हुई है सीजीएम को और इस डीएम को, तो सेशन जज जब चाहे क्या कर सकता है, इनसे शक्तियां वापस भी ले सकता है। जैसे आया था ना अभी सुपरविजन का काम, इनको शक्तियां देने का काम किसका होगा, इनके उच्चतर अधिकारी का होगा, तो वो शक्तियां देता है तो वो वापस भी क्या कर सकता है, ले सकता है। तो सेक्शन 34 के तहत अगर कोई शक्तियां प्रदान की गई थी उनको पहले वाली धाराओं में, तो वो शक्तियां वापस ले सकता है धारा 34 के तहत। धारा 35 कहती है कि न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों की शक्तियों का उनके पद उत्तरवर्तियों द्वारा प्रयोग किया जाना। सेक्शन 35 ये कहता है कि अगर कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट धारा 35 कहती है कि न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों का, न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों का, न्यायाधीश का मतलब क्या है और मजिस्ट्रेटों का मतलब क्या है, मजिस्ट्रेट, न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट, न्यायाधीश जब मजिस्ट्रेट से ऊपर वाले जितने भी है सारे के सारे क्या है, न्यायाधीश हैं। तो इनको जो शक्तियां दी गई है वो शक्तियां इनके पद उत्तरवर्ती के द्वारा भी प्रयोग की जाएगी। मान लो ये मजिस्ट्रेट है, ये व्यक्ति मजिस्ट्रेट है फर्स्ट क्लास, और ये न्यायाधीश है एक्स व्यक्ति, इसको भी ये ए व्यक्ति है, ये बी व्यक्ति है, बी न्यायाधीश है और ए मजिस्ट्रेट है। तो ये आज मान लो आपके क्षेत्र में मजिस्ट्रेट है, इसको पावर दी हुई है, अब ये चला जाएगा तो इसके बाद कोई जो भी नया आएगा, मान लो यहाँ पर सी व्यक्ति क्या आ जाता है, मजिस्ट्रेट बन करके आ जाता है, तो सी क्या करेगा, इसको जो पावर है वो सारी पावर कौन यूज करेगा, ये सी करेगा, इसके लिए कोई अलग से आदेश देने की जरूरत नहीं है। यानी पद उत्तरवर्ती का मतलब इसके बाद में जो भी व्यक्ति इसके पद को धारण करेगा वो व्यक्ति क्या करेगा, इसकी जो भी पावर थी इनका यूज करेगा। ऐसे ही अगर कोई न्यायाधीश है और न्यायाधीश किसी जगह उसका ट्रांसफर हो जाता है या कहीं और भेज दिया जाता है, तो इसकी जगह जो भी नया न्यायाधीश आएगा वो क्या करेगा, इस न्यायाधीश को जो पावर थी उस पावर को वो यूज करेगा। ठीक है, पद उत्तरवर्ती का मतलब पद रिक्त होने के बाद उसकी जगह जो भी नया व्यक्ति आएगा वो क्या करेगा, ऐसे पद पर जो शक्ति थी उन्हीं शक्तियों को वो यूज करेगा। अब जेएम फर्स्ट अगर कोई चला जाता है, रिटायरमेंट हो जाता है या उसकी जगह कोई नया ट्रांसफर हो क्या जाता है, तो उसको अलग से थोड़ी आदेश निकालते कि भाई ये लो तुम्हारी शक्ति ये होगी, इसकी जो पावर थी वो इसका पद उत्तरवर्ती, इसकी जगह कोई तीसरा आएगा वो वही शक्तियां यूज करेगा, इसकी जगह कोई नया आएगा वो वही शक्तियां यूज करेगा। तो यानी पद उत्तरवर्ती का मतलब पद रिक्त होने के बाद जो भी उसका उत्तराधिकारी आएगा वो वही शक्तियां यूज करेगा जो ऐसे पदों पर दी गई है। तो धारा 35 ये कहती है कि न्यायाधीश और मजिस्ट्रेटों की शक्तियां और उनके पद उत्तरवर्तियों द्वारा प्रयोग किया जा सकना इस संहिता के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट की शक्तियां और कर्तव्यों का प्रयोग या पालन उसके पद उत्तरवर्ती द्वारा किया जा सकता है। यानी इसको पावर्स भी होगी, उनकी ड्यूटीज भी वही होंगी जो पहले वाले अधिकारी की थी, वो सब ये यूज करेगा। जब इस बारे में कोई शंका है, 35(2) कहता है कि जब इस बारे में कोई शंका है कि किसी अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश का पद उत्तरवर्ती कौन है, जहां ये डाउट हो कि किसी अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश का पद उत्तरवर्ती कौन है, अगर इस बात को लेकर डाउट है तो वहां
कौन सी शक्तियां यूज करेगा या कौन उसका पद उत्तरवर्ती होगा। क्या कहता है 35(2) कहता है कि जब इस बारे में कोई शंका है कि किसी अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश, अपर सेशन न्यायाधीश या सहायक सेशन न्यायाधीश। अब मैं एक बात पूछ लूं क्या आपसे बीच में, अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश का पद उत्तरवर्ती कौन है। जहां इस बारे में डाउट है कि भाई इनका जो पद उत्तरवर्ती है वो कौन है, इनका उत्तराधिकारी कौन है, इस बात का अगर कोई डाउट है तब कौन करेगा, तब सेशन न्यायाधीश, जो उस जिले का सेशन न्यायाधीश है वो क्या करेगा, लिखित आदेश निकालेगा। क्या करेगा, लिखित आदेश के जरिए, लिखित में आदेश निकालेगा। लिखित आदेश द्वारा यह अवधारित करेगा कि कौन सा न्यायाधीश इस संहिता के या इसके अधीन किन्हीं कार्रवाइयों या आदेशों के प्रयोजन के लिए ऐसे अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश का पद उत्तरवर्ती समझा जाएगा। यानी ये आदेश करेगा कि कौन सा तो अपर सेशन न्यायाधीश होगा और कौन सा सहायक सेशन न्यायाधीश होगा। ये कौन करेगा, ये सेशन न्यायाधीश लिखित आदेश के द्वारा तय करेगा। भाई इस जहां ये शंका हो कि इस अपर सेशन न्यायाधीश का उत्तरवर्ती कौन है या ये शंका हो कि सहायक सेशन न्यायाधीश का उत्तरवर्ती कौन है, तब इसका समाधान कौन करेगा, इसका समाधान उस जिले का सेशन न्यायाधीश करेगा और वो एक लिखित आदेश निकालेगा और वो बताएगा कि ऐसे अपर न्यायाधीश का उत्तरवर्ती कौन है और ऐसे सहायक सेशन न्यायाधीश का उत्तरवर्ती कौन है। ये वो लिखित आदेश के द्वारा ऐसा स्पष्टीकृत आदेश निकालेगा जिसके द्वारा शक्तियों का जो है वो पद उत्तरवर्ती उसकी शक्तियों का फिर यूज कर सकेगा। 35(3) कहता है कि जब इस बारे में कोई शंका है कि किसी मजिस्ट्रेट का पद उत्तरवर्ती कौन है, फिर 35(3) में ये कह दिया कि जहां मजिस्ट्रेट है उस मजिस्ट्रेट का पद उत्तरवर्ती कौन है। अगर इस बारे में कोई शंका है तो फिर कौन करेगा इसका आदेश, उत्तरवर्ती कौन है, किसी मजिस्ट्रेट का पद उत्तरवर्ती कौन है। तो जैसी स्थिति हो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट कौन करेगा, फिर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट क्या करेगा, लिखित आदेश के द्वारा इनमें से कोई भी क्या करेगा, लिखित आदेश जारी करेगा और ये तय करेगा कि कौन सा मजिस्ट्रेट इस संहिता के अधीन, कौन सा मजिस्ट्रेट इस संहिता के अधीन क्या समझा जाएगा, किसी भी कार्रवाई या किसी आदेशों के प्रयोजन के लिए ऐसे मजिस्ट्रेट का पद उत्तरवर्ती समझा जाएगा। तो जहां अगर किसी अपर सेशन न्यायाधीश या सहायक सेशन न्यायाधीश का शंका, इसके पद का उत्तरवर्ती को लेकर शंका है, तब तो सेशन न्यायाधीश लिखित आदेश के द्वारा इस समस्या का समाधान करेगा। अगर कहा मजिस्ट्रेट की इस पद उत्तरवर्ती को लेकर शंका है तो फिर सीजीएम या जिला मजिस्ट्रेट क्या करेगा, लिखित आदेश के द्वारा इस संहिता के बताए गए उपबंधों के अधीन कौन व्यक्ति उसका पद उत्तरवर्ती होगा ये अवधारित करने का काम करेगा। और जिसको भी करेगा वही क्या समझा जाएगा, ऐसे व्यक्तियों का पद उत्तरवर्ती समझा जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अब जो अध्याय आता है 4, पुलिस अधिकारियों की शक्तियों को लेकर, यहां तक कोई दिक्कत। चलो ठीक है, अब देखो आगे सीआरपीसी में इतनी धाराएं हैं कि सारी धाराओं से क्वेश्चन नहीं आएंगे, जो क्वेश्चन आने हैं वो सारी से नहीं आएगा, लेकिन प्रोसेस सब में बताई गई है। क्वेश्चन तो आएंगे कहीं कहीं से और प्रोसेस तो हर एक धारा में बताई गई है, किसका क्या रोल है, कौन क्या शक्तियां यूज करेगा, कैसे प्रोसेस है, क्या काम करेगा, वो सारी चीजें हैं। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियों की बात की गई है धारा 36 में, सेक्शन 36, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां, जो सीनियर अधिकारी हैं पुलिस के उनकी क्या शक्तियां होती। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां, पावर्स ऑफ सुपीरियर ऑफिसर्स ऑफ पुलिस, जो पुलिस के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, पुलिस के कौन से अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी है, यानी सुपीरियर जो ऑफिसर्स हैं उनकी बात की गई है। तो पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी से पंक्ति में, पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी, इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन,
भार साधक अधिकारी पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी से पंक्ति में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जिस स्थानीय क्षेत्र में नियुक्त है उसमें सर्वत्र उन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है जिनका प्रयोग अपने थाने की सीमाओं के भीतर ऐसे अधिकारी द्वारा किया जा सकता है। भाई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी है, मान लो एसपी है, मान लो कौन है, एसपी है, जिले का सबसे बड़ा अधिकारी है, पुलिस अधिकारी सबसे वरिष्ठ है। उसके बाद एडिशनल एसपी आ गया, उसके बाद डिप्टी एसपी आ गया, डीएसपी जिसको कहते हैं। फिर आता है सीआई जो पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी होता है, या एसएचओ आता है। ठीक है, ये इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन होते हैं। अब अगर कोई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मान लो ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, ये कहाँ आ जाते हैं, इसकी थाने की सीमाओं में आ जाते हैं, किसी पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी की थाने की सीमाओं में आ जाते हैं। तो इनको ये कौन सी पावर यूज करेंगे, बस बात ये है भाई, अगर कोई एसपी किसी तहसील हेडक्वार्टर पे आ गया, कोई थाने के अंदर चला गया, तो वो कौन सी शक्तियां यूज करेगा, तो उसको पावर्स ये भी है कि वो इस थाने की सीमाओं के अंदर जो ये अधिकारी शक्ति यूज करता है ना, सीआई जो थाने का इंचार्ज है, वो जो पावर्स यूज करता है वो सारी पावर ये भी यूज कर सकता है। जो भी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ऐसे थाने की सीमाओं के भीतर किसी थाने में प्रवेश करेंगे तो वो उस थाने का जो इंचार्ज है उसकी जो भी पावर है उनको क्या कर सकता है, ये यूज कर सकते हैं। तो एक एसपी किसी थाने में जाकर के क्या कर सकता है, वो सारी पावर्स यूज कर सकता है जो उस थाने का एसएचओ करता है। ठीक है, धारा 37, धारा 37, या कोई दिक्कत है तो बोलो आप फटाफट। कोई डाउट है क्या, समझने को कितने बातें समझो, बस जो कह रहा हूं लास्ट एंड फाइनल वो समझ जाना। अभी इसमें कोई डाउट है क्या, कोई दिक्कत या 36 में? कलेक्टर किसी तहसील में चला जाएगा तो तहसीलदार की पावर यूज नहीं कर सकता क्या, वो तो जिले का मालिक है, जिला संभालता है, तो उसकी भी पावर यूज कर लेगा। एसपी है वो पूरे जिले को संभालता है, तो किसी थाने में जाकर के एफआईआर भी दर्ज कर सकता है, एफआईआर का इन्वेस्टिगेशन भी कर सकता है, किसी व्यक्ति को अरेस्ट भी कर सकता है, किसी से बयान भी ले सकता है, कुछ भी कर सकता है। XYZ जो थाने का इंचार्ज करता है वो सारी पावर्स उसको होती है। देने के लिखित आदेश देने की जरूरत नहीं है, संहिता में प्रोविजन कर दिया, भी जाएगा तो वो कहीं भी उस पावर्स को यूज कर सकता है। सेक्शन 37 क्या कहता है, मजिस्ट्रेट और पुलिस को सहायता, मजिस्ट्रेट और पुलिस को सहायता, किसको भी, कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट को सहायता कर सकता है क्या, या पुलिस को सहायता कर सकता है क्या, इसको लेके प्रावधान बताए गए धारा 37 में। मजिस्ट्रेट को और पुलिस को सहायता, प्रत्येक व्यक्ति ऐसे मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को, हर व्यक्ति को पावर दी गई है, ये प्रत्येक व्यक्ति को, ऐसा हर मजिस्ट्रेट या ऐसा हर पुलिस अधिकारी हर कोई व्यक्ति किसी भी मजिस्ट्रेट को या किसी भी पुलिस अधिकारी की सहायता करने के लिए क्या है, आबद्ध है। क्या है, आबद्ध है, बाउंड है। अगर कहीं जरूरत पड़ जाए इन अधिकारियों को तो हर व्यक्ति की ड्यूटी बनती है, बाउंड है कि वो इनकी सहायता करे, जो निम्नलिखित कार्यों में से उसकी सहायता उचित रूप से मांगता है। अगर ऐसा मजिस्ट्रेट या ऐसा पुलिस अधिकारी इन वाले कार्यों में, इन वाले कार्यों में क्या करता है, सहायता मांगता है। मजिस्ट्रेट कभी किसी व्यक्ति को कहते मेरी हेल्प कर, अगर वो कौन से कार्यों में जो मैं अब यहां बताऊंगा उनमें अगर कोई हेल्प मांगता है तो हर व्यक्ति बाउंड है कि वो उसकी सहायता करे। कौन से कामों में, किसी अन्य ऐसे व्यक्ति को जिसे ऐसा मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत है, पकड़ने या उसका निकल भागने से रोकना। ऐसा मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी अगर कोई अन्य व्यक्ति जिसको पकड़ने के लिए, या अगर किसी किसी को पकड़ रखा है और वो निकल भागता है, तो पकड़ने के लिए या निकल भागने से रोकने के लिए अगर पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट कोई सहायता मांगता है तो हर व्यक्ति का ये
हर व्यक्ति का ये दायित्व है कि वो ऐसे मजिस्ट्रेट की या ऐसे पुलिस अधिकारी की क्या करे, सहायता करे। यानी जो किसी को मान लो मजिस्ट्रेट साहब है और कहीं जा रहे हैं और कोई किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना है, तो मजिस्ट्रेट अधिकृत है, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। तो मजिस्ट्रेट क्या कहता है, ये एक्स मजिस्ट्रेट है, ये वाई व्यक्ति है, इसको गिरफ्तार करना चाहता है ये मजिस्ट्रेट, लेकिन ये काबू नहीं आ रहा है, और इधर से जा रहा है कोई जेड व्यक्ति। एक्स मजिस्ट्रेट इसको कहता है कि तू मेरी हेल्प कर और इस व्यक्ति को गिरफ्तार करवा मुझे, तो ये जेड मना नहीं कर सकता, जेड की ड्यूटी बनती है, जेड बाउंड है कि वो इस मजिस्ट्रेट की सहायता करे कि वो इस व्यक्ति को गिरफ्तार कराए। ऐसे ही मान लो मजिस्ट्रेट की जगह पुलिस अधिकारी है, और पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना चाहता है वाई को, वाई पकड़ा नहीं जा रहा है, तो पुलिस सहायता मांग सकती है किसी भी व्यक्ति से कि आप मेरी हेल्प करो और इसको पकड़वाओ। तो इस व्यक्ति की जिससे सहायता मांगी है उसकी क्या करेगा, उसको इनकी सहायता करेगा और ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने में मदद करेगा। तो जहां गिरफ्तार करना है तब भी मदद करेगा, और जहां ऐसे लोग मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी, अगर कोई व्यक्ति जो सुरक्षा में था, अभिरक्षा में था, अगर वो निकल भागा है, कई बार जो कैदी है वो गाड़ी से निकल करके भाग जाते हैं या हथकड़ी लेकर के भाग जाते हैं या थाने से निकल भागते हैं, तो यानी जब कोई व्यक्ति किसी को पकड़ना हो तब भी सहायता करेगा। अगर कोई ऐसी अभिरक्षा में था और निकल भाग गया यानी जेल से फरार हो गया, या कोर्ट के अंदर व्यक्ति खड़ा और कोर्ट से फरार हो गया, जैसे ही सजा का आदेश सुना भाग गया, तो मजिस्ट्रेट कहता है हेल्प करो इसको पकड़ो। तो अगर कोई ऐसे निकल भागा है उसको पकड़ने में भी क्या करेगा, सहायता करेगा। अगर ऐसी सहायता पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट किसी से मांग करता है तो पकड़ने में भी सहायता करेगा। अगर कोई पकड़ा हुआ भाग चुका है तो उसको फिर से पकड़ने में क्या करेगा, ऐसी सहायता करेगा। अगर किसी से भी ये सहायता मांगेंगे तो सहायता देने के लिए बाउंड होगा, आबद्ध होगा। ठीक है, धारा 37 का 1 कह, एक बात तो ये होगी जहां ऐसी सहायता मांगता है जो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए या गिरफ्तार था निकल भागा है तो उसको पुनः पकड़ने के लिए अगर सहायता मांगता है मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी, तो ऐसा व्यक्ति जिससे मांग की है वो उसकी सहायता करने के लिए आबद्ध है। दूसरा, परिशांति भंग का निवारण या दमन। अगर कहीं कोई परिशांति भंग हो रही है या परिशांति का दमन करना है या परिशांति का क्या करना है, निवारण करना है, कोई दंगा हो गया और मजिस्ट्रेट ने किसी से सहायता मांग ली कि आप हमारी हेल्प करो ताकि हम इस दंगे को कंट्रोल कर सके, तो जिससे हेल्प मांगी उस व्यक्ति की ड्यूटी बनती है कि वो इनकी सहायता करे। पुलिस अधिकारी ने किसी से सहायता कर ली कि दंगा भड़क गया और आप हमारी सहायता करो ताकि हम दंगे को कंट्रोल कर सकें, तो जिससे ऐसी सहायता मांगेगा चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो एक्स वाई जेड, उससे क्या करेगा, वो व्यक्ति ऐसे पुलिस अधिकारी की या ऐसे मजिस्ट्रेट की सहायता करने को आबद्ध है। तो परिशांति भंग हो रही है वहां, या परिशांति को दबाए जाना उसका दमन करना है या परिशांति का निवारण करना है, ऐसी दशा में अगर कोई पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति से सहायता मांगता है तो ऐसा व्यक्ति सहायता करने के लिए आबद्ध है। तीसरी बात, किसी रेल नहर तार या तीसरी बात किसी रेल नहर तार किसी रेल नहर तार या लोक संपत्ति को क्षति पहुंचाने का प्रयत्न का निवारण। रेल नहर तार या किसी लोक संपत्ति को क्षति पहुंचाई जा रही है और ऐसे क्षति पहुंचाने के प्रयत्न का निवारण करने के लिए अगर किसी मजिस्ट्रेट ने या पुलिस अधिकारी ने सहायता मांगी है किसी भी व्यक्ति से, तो ऐसे व्यक्ति आबद्ध है कि ऐसे पुलिस अधिकारी और मजिस्ट्रेट की सहायता करे। मान लो कोई गाड़ी को आग लगाना चाहता है, अभी लेकर के आग और दौड़ पड़ा है गाड़ी की तरफ और वहां पुलिस भी खड़ी है, पुलिस को पता है कि हमारे से रुकने वाला नहीं है या हम इसको काबू नहीं कर पाएंगे, तो वो आम जन में कोई भी व्यक्ति जहां उपलब्ध है उनको कह सकता है कि आप हमारी हेल्प करो ताकि इस व्यक्ति को पकड़ो, नहीं तो ये लोक संपत्ति को नुकसान पहुंचा देगा, ये किसी नहर को तोड़ देगा, ये किसी तार का नुकसान पहुंचा देगा या किसी रेल को जला देगा। जहां ऐसी कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने का प्रयत्न किया जा रहा है और वहां उसको रोकने के लिए अगर मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी किसी भी व्यक्ति से हेल्प मांगता है तो ऐसा व्यक्ति आबद्ध है कि वह ऐसे मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी की सहायता करे ताकि ऐसे रेल नहर तार या लोक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से रोका जा सके।
ठीक है, तो ये क्या है, इन तीन परिस्थितियों में अगर कोई पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट किसी भी व्यक्ति से सहायता मांगता है तो ऐसे व्यक्ति का जिसकी ड्यूटी बनती है, जो आबद्ध है, जिसे ऐसी सहायता मांगी जाएगी, वो ऐसे मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी की सहायता करे। धारा 37। कोई डाउट है तो बोलो। धारा 38, सेक्शन 38 क्या कहता है? ये कहता है कि पुलिस अधिकारी से भिन्न ऐसे व्यक्ति को सहायता जो वारंट का निष्पादन कर रहा है। क्या कर रहा है? पुलिस अधिकारी से भिन्न, पुलिस अधिकारी से भिन्न ऐसे व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति की सहायता जो क्या कर रहा है, वारंट का निष्पादन कर रहा है, एग्जीक्यूशन कर रहा है वारंट का। धारा 38 ये कहती है कि वारंट का निष्पादन किया जा रहा है और ऐसा निष्पादन करने वाला व्यक्ति कौन नहीं है? पुलिस अधिकारी नहीं है। यानी पुलिस अधिकारी के अलावा कोई और व्यक्ति है जो क्या कर रहा है, वारंट का निष्पादन कर रहा है। अगर ऐसा वारंट का निष्पादन करते समय ऐसा व्यक्ति अगर कोई सहायता की मांग करता है तो उसकी सहायता की जाएगी या नहीं की जाएगी, ये प्रावधान धारा 38 में किया गया है। क्या कहता है कि जब कोई वारंट पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति को निर्दिष्ट है, भाई वारंट मजिस्ट्रेट किसको निर्दिष्ट करता है? मजिस्ट्रेट हमेशा वारंट किसको निर्दिष्ट करता है? पुलिस अधिकारी को करता है। लेकिन कभी कभी पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति को निर्दिष्ट कर देता है। भाई पुलिस अधिकारी को नहीं, एक्स व्यक्ति को कह दिया कि एक्स व्यक्ति क्या करेगा, किसी वाई व्यक्ति की गिरफ्तारी करेगा, किसी वाई व्यक्ति को गिरफ्तार करेगा। वारंट किसको दे दिया? पुलिस अधिकारी को न देकर के किसी अन्य व्यक्ति को दे दिया जो पुलिस अधिकारी नहीं है, और किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का वारंट जारी कर दिया। तब कोई भी अन्य व्यक्ति उस वारंट के निष्पादन में सहायता कर सकता है। तब कोई भी अन्य व्यक्ति, ए बी सी, कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, ऐसे वाई को गिरफ्तार करना है, एक्स गिरफ्तार कर रहे हैं, तो इसको वारंट का निष्पादन कब होगा? जब इसको गिरफ्तार कर लेगा। तो ऐसे निष्पादन में क्या कर सकता है, कोई भी व्यक्ति सहायता कर सकता है। ऐसे वारंट के निष्पादन में कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, सहायता कर सकता है, यदि वह व्यक्ति जिसे वारंट निर्दिष्ट है पास में है और वारंट के निष्पादन में कार्य कर रहा है। क्या करता है? यदि वह व्यक्ति जिसे वारंट निर्दिष्ट है पास में है और वारंट के निष्पादन में कार्य कर रहा है, ये व्यक्ति इन व्यक्तियों के नजदीक है और ये वारंट का निष्पादन कर रहा है, और ऐसा करते हुए अगर कोई सहायता चाहिए इस व्यक्ति को तो कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, ऐसे व्यक्ति की भी सहायता कर सकता है। ठीक है, जो वारंट का एग्जीक्यूशन कर रहा है और ऐसा वारंट का निष्पादन करने वाला व्यक्ति पुलिस अधिकारी नहीं है, तो इस व्यक्ति को कोई भी क्या कर सकता है, सहायता कर सकता है। अगर इनके नजदीक है और वारंट का निष्पादन कर रहा है तो इनको क्या कर सकता है, कोई भी व्यक्ति इसकी सहायता करके ऐसे वारंट का निष्पादन करवा सकता है। धारा 38 कहने का मतलब है पुलिस अधिकारी को तो सहायता करते ही करते हैं कोई व्यक्ति, अगर कोई और भी व्यक्ति ऐसा काम कर रहा है पुलिस वाला जो पुलिस अधिकारी तो नहीं है, तो उसकी भी सहायता की जा सकती है धारा 38 के तहत। धारा 39, कुछ अपराधों की इत्तला का जनता द्वारा दिया जाना। कुछ अपराधों की इत्तला का मतलब होता है सूचना, इत्तला का जनता द्वारा दिया जाना। कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिनकी सूचना जनता भी दे सकती है। क्या कर सकती है? जनता भी दे सकती है। कुछ अपराधों की इत्तला का जनता द्वारा दिया जाना। धारा 39 कहती है कि प्रत्येक व्यक्ति जो भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित धाराओं के अधीन दंडनीय किसी अपराध के किए जाने से या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा करने के आशय से अवगत है, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो इस धारा में सेक्शन 39 में जो अपराध बताए गए हैं उनमें से, सेक्शन 39 में एक धाराओं की लिस्ट दी हुई है, अगर इस लिस्ट में जो बताया गया अपराध है और उसके करने के बारे में अगर कोई भी व्यक्ति जानता है कि भाई ये व्यक्ति क्या कर सकता है, ऐसा अपराध कर सकता है जो इस धारा में बताया गया है,
तो इस अपराध की सूचना कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, पुलिस थाने को दे सकता है। क्या कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित धाराओं के अधीन दंडनीय किसी अपराध के किए जाने से या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा करने के आशय से अवगत है, उचित प्रति हेतु के अभाव में जिसे साबित करने का भार इस प्रकार अवगत व्यक्ति पर होगा, ऐसे किए जाने या आशय की इत्तला तुरंत निकटतम मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को देगा। क्या करेगा? निकटतम जो भी पुलिस अधिकारी है उसको या मजिस्ट्रेट को ऐसा व्यक्ति सूचना देगा। भाई आपके संज्ञान में आता है, आपको पता है यार ये व्यक्ति क्या करेगा, ये आज किसी का मर्डर करेगा, आपको मालूम है, आपको अवगत है, आपको मालूम है कि ये व्यक्ति आज मर्डर करेगा, तैयारी पूरी है और आज ये मौके की तलाश में है, तो क्या कर सकता है? आप भी पुलिस थाने को सूचना दे सकते हैं कि साहब आज ऐसे एक व्यक्ति है जो किसी का मर्डर करेगा और मुझे उसका मालूम है कि वो आज पूरी तैयारी कर रखी है एक्स व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का। तो आपको ये राइट दिया गया सेक्शन 39 के तहत आप क्या कर सकते हैं, उस अपराध की सूचना किसी भी निकटतम मजिस्ट्रेट को भी दे सकते हैं और पुलिस अधिकारी को भी दे सकते हैं। दोनों में से किसी को भी आप सूचना दे सकते हैं कि आज ऐसा अपराध होने वाला है या हो चुका है। इस अपराधों की सूची दी गई है जिसमें धारा 121 से लेके 126 अगर अपराध कोई है, जिनमें ये धारा खुद भी शामिल है। 121 से 126 का मतलब 121 भी शामिल है और 126 भी शामिल है। इनमें जो भी अपराध हैं 121 से 126 दोनों सहित और धारा 130 अध्याय 6 में विनिर्दिष्ट राज्य से संबंधित कोई अपराध है, राज्य के विरुद्ध अगर कोई अपराध है और उन अपराधों की इतला अगर आपको पता है तो आप क्या कर सकते हैं, थाने में या निकटतम मजिस्ट्रेट को ऐसे अपराध की सूचना दे सकते हैं। भी कोई आज किसी डिपार्टमेंट को जलाएगा, राज्य के विरुद्ध अपराध कर रहा है, तो आप उसकी सूचना दे सकते हैं कि साहब आज ऐसे व्यक्ति थाने को जलाने वाले हैं या कोर्ट को जलाने वाले हैं या वहां कोई बम विस्फोट करने वाले हैं। तो जहां राज्य के विरुद्ध कोई अपराध हो रहा है, इन धाराओं में 121 से 126 और 130 में जो भी अपराध है, इनके अगर किसी आशय की आपको जानकारी है तो आप क्या कर सकते हैं, किसी थाने के अधिकारी को या मजिस्ट्रेट को सूचना दे सकते हैं। इसके अलावा धारा 143, 144, 145, 143, 144 और 145 और 147 और 148, 147 और 148 ये सारी धाराएं किसकी है? आईपीसी की है, भारतीय दंड संहिता की। 148 अध्याय 8 में विनिर्दिष्ट लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध, अगर ऐसे अपराध किसी लोक प्रशांति के हैं, लोक प्रशांति के विरुद्ध है, तो क्या कर सकते हैं, आपको मालूम है तो आप भी क्या कर सकते हैं, पुलिस को या मजिस्ट्रेट को सूचना दे सकते हैं। इसके अलावा धारा 161 से लेकर के 165 ए, कौन सी? 161 से लेकर के 165 ए तक के अपराध, 161 से 165 ए, धारा 161 से 165 ए अवैध पारितोषण से संबंधित अपराध है। किससे? अवैध पारितोषण से संबंधित अपराध। अवैध पारितोषण किसी को देना, कोई चीज देना, अपराध भ्रष्टाचार करना, रिश्वत वगैरह देना, ऐसी चीज अगर कोई दे रहा है किसी को और अगर आपको सूचना है तो आप भी क्या कर सकते हैं, ऐसे व्यक्ति की सूचना मजिस्ट्रेट को या थाने अधिकारी को दे सकते हैं। दूसरा 272 से लेके 278, 272 से लेके 278, इनमें ये 272 भी शामिल है और 278 भी शामिल है। इन धाराओं के सहित खाद्य और औषधियों के अपमिश्रण से संबंधित अपराध की अगर कोई सूचना है, खाद्य अपमिश्रण से संबंधित कोई सूचना है, तो उसकी सूचना कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, थाने अधिकारी को, मजिस्ट्रेट को दे सकता है। ये आपको पता लग गया कि फलां जगह हल्दी में मिलावट की जा रही है, मिर्च में ईंटें मिला करके दी जा रही है, या और कोई धनिया में कोई और चीज मिला के दी जा रही है, आपको मालूम पड़ गया इस बात का कि मिलावट हो रही है खाद्य वस्तुओं में, तो आप क्या कर सकते हैं, इसकी सूचना किसी मजिस्ट्रेट को या
निकटतम थाना अधिकारी है उसको सूचना दे सकते हैं। धारा 39 आपको ये राइट देती है कि आप भी सूचना दे सकते हैं। ये सूचना देना है आपको कैसे पता लगा, इसको साबित करने का भार भी आप पर ही होगा। कोर्ट में जब एविडेंस होगी तब आपको प्रूव करना पड़ेगा कि मुझे इस कांड से ऐसे पता लगा जिसकी मैंने सूचना दी। धारा 302, 303 और 304, धारा 302, 303 और 304 यानी शरीर के लिए संकटकारी जो अपराध है उनकी अगर कोई सूचना आपको है तो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी मजिस्ट्रेट को या थाना अधिकारी को सूचना दे सकते हैं। ऐसे अपराध जो जीवन के लिए क्या है, संकटकारी है। भाई ये जीवन के लिए संकटकारी है, कोई किसी को मारना चाहता है, ठीक है, और कोई जेल में रहते हुए कोई मार रहा है किसी को, कोई आपराधिक मानववध कर रहा है, तो ऐसे अगर अपराधों की सूचना किसी को है तो वो थाने अधिकारी को या मजिस्ट्रेट को सूचना दे सकता है। 364A के बारे में अगर किसी को सूचना है, भाई फिरौती वगैरह मांगने के लिए आपको पता लग गया कि वो व्यक्ति फिरौती मांगने के लिए ये कर सकता है, अपराध कर सकता है, तो आप भी क्या कर सकते हैं, ऐसे व्यक्ति की सूचना दे सकते हैं। धारा 382 चोरी करने के लिए, 382 चोरी के मामलों में, चोरी करने के लिए मृत्यु, उपहत्या या अवरोध कारित करने की तैयारी के पश्चात चोरी का अपराध करने की अगर आपको जानकारी है, चोरी, मृत्यु, उपहति या अवरोध कारित करने की तैयारी के पश्चात चोरी करता है, तो ऐसे अपराध की अगर आपको जानकारी है तो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी पुलिस अधिकारी को या मजिस्ट्रेट को सूचना दे सकते हैं। धारा 392 से लेकर 399 और 402, धारा 392 से लेकर 399 और 402 के अपराधों की यानी लूट डकैती के जो अपराध हैं उनमें अगर आपको कोई सूचना मिलती है तो आप उनकी सूचना भी दे सकते हैं। लूट और डकैती के अगर अपराधों की कोई जानकारी है ना, तो कोई भी व्यक्ति को अगर ये पता कि ये व्यक्ति आज लूट करेंगे या डाका डालेंगे, डकैती करने वाले हैं या बैंक लूटने वाले हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे लोगों की सूचना पुलिस थाना अधिकारी को या मजिस्ट्रेट को दे सकते हैं। इसके अलावा धारा 409, लोक सेवक अगर कोई आपराधिक न्यास भंग करता है तो उसकी सूचना भी दी जा सकती है। कोई पैसे खाने वाला या कोई सरकारी आदमी है और गबन करने वाला है, आपराधिक न्यास भंग करने वाला है, तो उसकी भी सूचना दी जा सकती है किसी पुलिस थाने के अधिकारी को या मजिस्ट्रेट को। इसके अलावा 431 से 439 संपत्ति के विरुद्ध अगर कोई अपराध है, 431 से लेकर 439 संपत्ति रिश्ती के विरुद्ध कोई अपराध है तो उनकी सूचना भी कोई भी व्यक्ति दे सकता है। कोई भी संपत्ति के विरुद्ध रिश्ती का अपराध है, किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई अपराध करने की कोई तैयारी कर रहा है या करने वाला है या कर देता है, तो इसकी सूचना कोई व्यक्ति निकटतम मजिस्ट्रेट को या निकटतम पुलिस थाने के अधिकारी को दे सकता है। धारा 449 और 450, 449 और 450 अगर गृह अतिचार का कोई अपराध करता है, हाउस ट्रेसपास का, तो ऐसे अपराध की सूचना भी आप क्या कर सकते हैं, किसी मजिस्ट्रेट को या पुलिस अधिकारी को दे सकते हैं। धारा 456 से 460, धारा 456 से लेके 460 कौन से अपराध, प्रच्छन्न गृह अतिचारों की, प्रच्छन्न गृह अतिचार की अगर कोई सूचना आपको है तो कोई भी व्यक्ति को वो दे सकता है, पुलिस थाने के अधिकारी को या मजिस्ट्रेट को। भाई आज रात को ये छुप करके क्या करेंगे, किसी घर में प्रवेश करेंगे, तो ऐसी सूचना अगर किसी को है तो वो क्या कर सकता है, पुलिस थाने के अधिकारी को या मजिस्ट्रेट को दे सकता है। धारा 489A से लेकर के 489E तक के करेंसी नोटों से संबंधित कोई अपराध है, 489A से लेके 489E तक की अगर कोई करेंसी नोट या बैंक नोट से संबंधित कोई अपराध की जानकारी आपको है तो आप क्या कर सकते हैं, इसकी सूचना दे सकते हैं। भाई ये 500 के नोट नकली लेके घूम रहा है, आज मार्केट में चलाने वाला है, तो आप पुलिस को सूचना दे देते हो, पुलिस आके इसको अरेस्ट कर लेगी। यानी ऐसे अपराध को होने से बचाया जा सके, इसलिए आम जनता को ये लाइबिलिटी दी गई है कि अगर आपको कहीं भी किसी अपराध की सूचना मिलती है इनमें से, तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट सूचना दे सकते हैं। वैसे तो सूचना कौन देगा, जो पीड़ित व्यक्ति है वो सूचना देगा, लेकिन ये ऐसे अपराध है जहां कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, ऐसे अपराधों की सूचना पुलिस थाने को या मजिस्ट्रेट को दे सकता है। ठीक है,
इस धारा के अंतर्गत अपराध शब्द के अंतर्गत भारत के बाहर किसी स्थान में किया गया कोई ऐसा कार्य भी है जो यदि भारत में किया जाता तो अपराध होता। यानी इनमें से कोई ऐसा अपराध जो अगर भारत से बाहर किया जाता और भारत में अपराध होता, तो ऐसे अपराध की सूचना भी अगर दी जाती है तब भी वो क्या माना जाएगा, अपराध माना जाएगा। तो धारा 39 में 39 में कुछ अपराधों की इतला के बारे में जनता जनता उसकी इतला दे सकती है, सूचना दे सकती है, इसके बारे में प्रावधान किया गया है। तो ये जो अपराध है इनमें क्या कर सकती है जनता, क्या कर सकती है पुलिस थाने के अधिकारी को या मजिस्ट्रेट को, जो भी उनके निकटतम है उसको सूचना दे सकती है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ? बाकी जो 40 है, इस अध्याय में 40 ही बची है, एक वो कल करेंगे, थोड़ी सी बड़ी भी है वो, थोड़ी सी ठीक भी है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग देख सकें और सभी को इसका फायदा मिल सके। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।